हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, EMRS लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे क्लास को लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि EMRS लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत प्रभाव से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट है और नवंबर फर्स्ट वीक में आपके EMRS लाइब्रेरियन के एग्जाम होने की 100% संभावना है। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और कई बार दो सवाल भी आते हैं इस टॉपिक में से। और टॉपिक का नाम है दोस्तों बजटिंग मेथड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बजट विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बजट। और बजट का नाम तो एक कॉमन नाम है कि आपने हमेशा देखा है कि भाई ये सरकार जो है हर फरवरी मार्च में बजट पेश करती है और बजट हमेशा हर साल में एक बार जो है फरवरी मार्च के अंदर जो है पेश किया जाता है। उसी तरीके से आज का जो ये टॉपिक है बजट विधि या बजटिंग मेथड्स जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली टॉपिक है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन से। आप जैसे किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सबसे पहले चीज़ क्या आती है? वित्तीय प्रबंधन। अगर आपके पास फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप जो हैं आप बजट के बारे में आप सोच पाओगे। तो ये टॉपिक फाइनेंशियल बजट के अंदर से है, जो है हमारा जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है, बजटिंग मेथड, जिसके अंदर बहुत सारे बजट के प्रकार हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिनके पास EMRS लाइब्रेरियन का सिलेबस नहीं है वो आप तुरंत प्रभाव से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका जो पार्ट 4 है। जैसा कि आपको पता है कि आपके लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस को पार्ट 6 में डिवाइड किया गया है। तो आज हम बात करें पार्ट 4 का जो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है, जिसके अंदर आपके अलग अलग यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों वित्तीय प्रबंधन। क्या कहते हैं दोस्तों? वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक होता है रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स, PPBS और जीरो बेस्ड बजटिंग एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई बजटिंग मेथड, मतलब बजट की विधियाँ। अब बजट की विधियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिलेबस के अंदर एक पहली विधि दी है PPBS और दूसरी विधि दी है इन्होंने ZBB। ठीक है ना, ZBB का मतलब होता है दोस्तों जीरो बेस्ड बजटिंग। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में इन्होंने सिर्फ दो बजटिंग मेथड्स दिए हैं, बजट की दो विधियाँ दी हैं या बजट के दो प्रकार के बताए हैं, लेकिन आगे इन्होंने क्या लिख दिया है? ETC। ठीक है ना, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस के अंदर आपके दो बजटिंग मेथड दी हैं। आपके बजट की विधियाँ दो ही दी है, एक तो PPBS या जीरो बेस्ड बजटिंग है। इनके अलावा भी आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर आपके ETC लिखा हुआ है। तो लेकिन ध्यान रखना आपको, टोटल आपके जो है 7 टाइप्स के जो बजट होते हैं। कितने प्रकार के बजट होते हैं दोस्तों? 7 प्रकार के क्या होते हैं भाई? बजट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये 2 प्रकार के तो आपके लिखा हुआ है, पहला है PPBS और दूसरा क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया। लेकिन तीसरा आपको ध्यान रखना है लाइन आइटम बजट। तीसरा कौन सा बजट का प्रकार होता है? लाइन आइटम बजट है। चौथा आपका ध्यान रखना है परफॉर्मेंस बजट। क्या हो गया दोस्तों? परफॉर्मेंस बजट हो गया। ठीक है ना। पांचवा आपका हो गया प्रोग्राम बजट।
ठीक है ना। पांचवा कौन सा हो गया दोस्तों, प्रोग्राम बजट। छठा हो गया आपके फॉर्मूला बजट, ठीक है ना दोस्तों, कौन सा हो गया, फॉर्मूला बजट। और सातवां लास्ट हो गया लंप सम बजट। क्या हो गया दोस्तों, लंप सम बजट हो गया, ध्यान रखना। तो कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर आपके कोर्स में से दो ही इन्होंने बजट के प्रकार दिए हैं, पीपीबीएस और जीरो बेस्ड बजटिंग, लेकिन आगे आप सोचिए इसको, ये आगे क्या दिया हुआ है, ईटीसी दिया हुआ है, एटसेट्रा। मतलब इन्होंने दो बजट दिए, लेकिन आपके बजट के प्रकार कितने हैं, 7 प्रकार हैं, लेकिन आपको सातों प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे और इनमें से भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए कई बार स्टूडेंट से गलती कर देते हैं कि जो है वहां पर दो ही दिए हुए, दो ही पढ़ेंगे। नहीं, आपको यहाँ पर आगे इन्होंने दे दिया है ईटीसी। ईटीसी का मतलब इन दो के अलावा 5 और बजट होते हैं, तो कुल मिलाकर बजट के 7 प्रकार होते हैं। सातों प्रकार को अपन को डिटेल से पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है, बजटिंग मेथड, बजट की जो विधि है। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको मेरे से बात करनी है, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और आप सभी से मैं ये कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने जो भी विद्यार्थी EMRS लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप EMRS का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल कर जो है अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप जो डाउनलोड है, उस ऐप के अंदर आप जाकर बहुत सारे डेमो क्लासेस जो दी हुई है, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन पहले आप अपने पास जो है सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसके बाद जो ऐप के अंदर जाके देखिए कि हमने सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बजटिंग मेथड्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, बजट विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, बजट विधि। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है, फिर उसके बाद बजट के परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, लोगों ने दी है, उसके बाद बजट की विधियाँ क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बजट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका सवाल आता है कि बजट क्या होता है। देखिए, बजट का मतलब ये होता है कि जब किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमेशा वहाँ पर उनके जो पूरे साल भर में हर एक साल का बजट हमेशा तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल को आपको चलाना है, तो स्कूल को चलाते एक साल के लिए आपको चलाना है, तो एक साल में कितने खर्चे जो हैं आपके सामने होते हैं, उन खर्चे को किस तरीके से आप अनुमान लगाओगे। अब एक स्कूल आप चला रहे हो तो सबसे बड़ा खर्चा होता है टीचर का पेमेंट देना। तो आपको पता है कि इस टीचर को इस प्रकार से पेमेंट दिया जाता, तो टीचर की सैलरी होगी। उसके बाद दूसरा होता है, जो अगर आपकी स्कूल रेंटेड है, किराए पर है, तो हर महीने कितना किराया दिया जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा भाई, इंस्टीट्यूट का खर्चा हो गया। तीसरा जो है आपके हर महीने लाइट का बिल आता है। चौथा, हर महीने आपके जो क्या कह सकते हैं कि हर महीने पानी का बिल आता है। पाँचों, उसके बाद जो है आपके जो स्कूल की जो बस होती है, उन बस का जो है आपको पेट्रोल डीजल वगैरह भी भरवाना होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसी तरह के इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे जो हैं आप व्यय खर्चे करते हो, उनको एक साल के अंदर कितना व्यय किया जाता है, कितना खर्चा होता है, उसका एक अनुमान लगाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, बजट कहलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बजट की सिंपल सी परिभाषा ये है कि भावी वर्ष के आय व्यय का वार्षिक अनुमान लगाना है कि भाई आपकी जो इनकम कितनी आ रही है। देखो, दो चीजें हैं ध्यान रखना बजट में, एक तो आपकी क्या है दोस्तों, इनकम क्या है, और दूसरा आपका व्यय का मतलब होता है खर्चा। ध्यान रखना भाई, आपके पास साल में कितनी आमदनी हो रही है, उस आमदनी में से आपका कितना खर्चा बैठ रहा है, उस हिसाब से आपको जो है बजट का निर्माण किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सीधा सा सवाल बनता है कि व्हाट इज बजट। अगर बजट की छोटी सी परिभाषा समझनी है तो भावी वर्ष के लिए आय व्यय का वार्षिक अनुमान क्या कहलाता है दोस्तों, बजट कहलाता है। और बजट हमेशा एक साल के लिए बनता है
और वो फ्यूचर ईयर भविष्य का साल देकर ही तैयार किया जाता है। तो बजट की परिभाषा है कि एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूचर ईयर। ठीक है ना दोस्तों भाई। तो वार्षिक भावी वर्ष के लिए आय व्यय का वार्षिक अनुमान लगाना कि भाई कितना इनकम हो रही है और कितना एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है, उसके बारे में एस्टिमेट लगाना क्या कहलाता है भाई, बजट कहता है। ठीक है। और हम बात करते हैं एक पुस्तकालय बजट आने वाले वर्ष के लिए। हमेशा ध्यान रखना है कोई भी लाइब्रेरी का जो बजट होता है जो आने वाले वर्ष के लिए, फॉर फ्यूचर ईयर, आने वाले वर्ष के लिए पुस्तकालय की अपेक्षित आय और व्यय का अनुमान होता है। ध्यान रखना, यही बात हो रही है बार बार, आपके पास कितनी अपेक्षित आय। अपेक्षित आय का मतलब होता है एक्सपेक्टेड इनकम, कि भाई आपके स्कूल आप चला रहे हो, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, एक बच्चे की ये फीस है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई आपके एक बच्चे की 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, जो भी है, और आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं। उस 1000 बच्चों के आधार पर एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई सालाना आपके स्कूल की जो इनकम है 2 करोड़ है या 1 करोड़ है या 3 करोड़ है। मान लीजिए आपके सालाना इनकम एक्सपेक्टेड इनकम 2 करोड़ है। अब 2 करोड़ आपकी एक्सपेक्टेड इनकम है। अब उसके बाद आपके जो खर्चे कितने हैं, तो आप खर्चे में सबसे पहले टीचर की सैलरी है, टीचर में भी पीजीटी की अलग ज़्यादा सैलरी होती है, टीजीटी स्टाफ की अलग होती है, लाइब्रेरियन की सारी जो सैलरी होती है, फिर उसके बाद रेंटेड होता है, फिर लाइट पानी बिजली जो खर्चा है। तो एक जो है अपेक्षित आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। व्यय का मतलब होता है खर्चा। आप अलग अलग स्कूलों के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं उसमें एक अलग अलग खर्चा होता है। एक लाइब्रेरी जो है एक बार स्थापित हो जाती है, लेकिन लाइब्रेरी को भविष्य में चलाने के लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, खर्चे होते हैं। बजट एक अवधि के दौरान कुल राजस्व और कुल व्यय का अनुमान होता है एक निश्चित समय के लिए। निश्चित समय का मतलब होता है आमतौर 1 साल के लिए। हमेशा जो बजट बनता है वो हमेशा 1 साल के लिए बनता है। सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, 1 साल के बाद हमेशा बजट तैयार किया जाता है कि हमारा राजस्व में इतना पैसा आ रहा है और ये पैसा जो है हम जो है जनता के अंदर इस जो है स्कीम में हम खर्चा करेंगे। ये वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा है। अभी मैंने बताया था वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है बजट वाला, ये बजट वाला टॉपिक जो है मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भाग है। ये एक वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा है जो लाइब्रेरियन के पूर्व अनुमान में मदद करता है। जो एक लाइब्रेरी का जो बजट बनता है, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो चाहे कॉलेज लाइब्रेरी हो चाहे स्कूल लाइब्रेरी हो चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, तो एक जो लाइब्रेरियन होता है लाइब्रेरी का, वो 1 साल जो है शुरुआत में 1 साल के जो आगामी वर्ष के लिए जो बजट बनाता है, तो उसके लिए एक एस्टिमेट एक अनुमान होता है। वो क्या कहलाता है भाई, एक बजट कहलाता है दोस्तों। बजट ए लाइब्रेरी बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द लाइब्रेरी फॉर कमिंग ईयर। बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू and total expenditure during a period of time, usually 1 year, and it is a part of financial management which help in forecasting the librarian। जो एक लाइब्रेरियन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ताकि एक अनुमान से उसको पता चल जाता है कि इस बार हमारे पास इतना पैसा है, इतना इनकम है, अब इस इनकम को कहाँ पर जो है खर्चा करना है, एक आइडिया मिल जाता है दोस्तों। वित्तीय प्रशासन का केंद्र बिंदु बजट ही होता है, ध्यान रखना। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वित्तीय प्रबंधन होता है उसमें जो मेन केंद्र बिंदु क्या होता है दोस्तों, बजट होता है। बजट में आय व्यय को नियंत्रित करके मौद्रिक नीतियों को व्यवहारिक बनाना होता है। बजट में एक निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और बजट के माध्यम से भविष्य की वित्तीय योजनाओं को दर्शाया जाता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सालाना आपको इतनी इनकम होती है, उसी इनकम में से आपको भविष्य में आप कहाँ पर खर्चा करोगे आप, ठीक है ना भाई, आप कहाँ पर खर्चा करोगे, कौन सी चीज़ों पर आप खर्चा करोगे, तो वहाँ पर जो है भविष्य में एक निश्चित भविष्य में जो है बजट के माध्यम से भविष्य की वित्तीय योजनाओं को दर्शाया जाता है कि आप कौन कौन सी योजनाओं में खर्चा करोगे, तो आप एक अनुमानित व्यय निकाल सकते हैं। और ये आगामी वर्ष में वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी वर्ष में होने वाली आय और व्यय का अनुमानित लेखा होता है
कि आने वाले साल में जो है कितनी आपके पास इनकम होगी और कितनी जो है आपका खर्चा होगा, उसका एक अनुमानित लेखा जोखा होता है दोस्तों। द फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज द बजट इटसेल्फ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज have to be made practical by controlling income and expenditure in the budget. The details of income and expenditure for a certain period are presented in the budget. Future financial plans are shown through the budget and it is the estimated account of the income and expenditure to be incurred in the coming year. ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदी मीडियम एक हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट जो है बाइलिंगुअल मिलता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपको इसको समझने के लिए बाय लैंग्वेज पढ़ना होगा, तब ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कंटेंट लिखिए और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कंटेंट लिखिए, लेकिन विशेष रूप से हिंदी मीडियम वाले कंटेंट तो आप हिंदी में लिख रहे हो, लेकिन वीडियो देखते समय आपको थोड़ा इंग्लिश में भी ध्यान में देना ताकि और अच्छा आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि पुस्तकालय बजट पुस्तकालयों के लिए व्यय की मदों को निधियों के आवंटन के लिए कार्यशील आंकड़ों के रूप में लेता है। कि जो लाइब्रेरी जो बजट होता है, लाइब्रेरी बजट हमेशा क्या करता है कि पुस्तकालयों के लिए व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा, और मद का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइटम। कि लाइब्रेरी के अंदर आप कौन कौन से आइटम पर खर्चा होता है। लाइब्रेरी के अंदर आपको हर साल जो है चेयर भी लानी पड़ती है, कई बार कुर्सियाँ लानी पड़ती हैं, चेयर पे खर्चा होता है। लाइब्रेरी के अंदर फोटोकॉपी देने के लिए बच्चों के लिए वो वापस पेपर भी लाने पड़ते हैं। ठीक है ना, लाइब्रेरी के हर महीने बिजली का खर्च भी आता है। ठीक है ना, लाइब्रेरी के अंदर पानी के कैंपर भी आते हैं। तो जो भी वो कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट क्या होता है कि पुस्तकालय के लिए व्यय की मदों को निधियों के आवंटन के लिए कार्यशील आंकड़ों के रूप में लेता है। तो जो भी वर्किंग जो डेटा है, ठीक है ना, लाइब्रेरी वर्किंग डेटा फॉर एलोकेशन फंड, जो भी फंड आ रहा है उनको एक डेटा के रूप में बताना है कि उस फंड का कैसे प्रयोग किया जाता है। अब लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी के अंदर जो इनकम तो कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरी से क्या इनकम होती है, कुछ नहीं इनकम होती है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग जगह से फंड आता है। ठीक है ना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है या स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, RRR के द्वारा फंड दिया जाता है। हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ से लाइब्रेरी के अंदर, एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर कहाँ से फंड आता है, पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर कहाँ से फंड आता है, स्पेशल लाइब्रेरी में कहाँ से फंड आता है। तो लाइब्रेरी के अंदर इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ये लाइब्रेरी के अंदर जो पैसा है वो फंड के माध्यम से दिया जाता है। तो लाइब्रेरी बजट टैक्स आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरीज एज अ वर्किंग डेटा ऑफ एलोकेशन ऑफ द फंड। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, एक विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी बजट है वो कार्यकारी परिषद के द्वारा पारित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट है किसके द्वारा पारित किया जाता है। द लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी बजट है इज पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किसके द्वारा दोस्तों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अर्थात कार्यकारी परिषद के द्वारा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी बजट हमेशा पारित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने ये बताया है कि जो यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर जो आपका जो बजट है यूनिवर्सिटी का, जो आप 100% दे रहे हो, उसमें कितने % पर किस चीज़ पर जो है कितना % बजट आपके खर्च होना चाहिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने सुझाव दिया है कि इन दो प्रमुख मदों पर, मद का मतलब होता है आइटम पर, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के व्यय का अनुपात निम्न अनुसार होना चाहिए, जिसमें आपके कर्मचारी, तो जो भी लाइब्रेरी का स्टाफ है उस बजट का जो 50% जो है, बजट का 50% भाग जो है स्टाफ पर खर्च होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और 40% जो है वो किस पे खर्च होना चाहिए,
पुस्तकें और अन्य पाठन सामग्री पर, और लास्ट जो विविध है वो आपके 10% अन्य खर्चे जो भी होते, ध्यान रखना। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि रंगारत्न के अनुसार यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट होता है उसमें किताबें और अन्य पठन सामग्री पर कितना % होता है। तो ध्यान रखना आपको, किताबें और अन्य पठन सामग्री पर 40% होता है। तो आप ये ध्यान रखना है 50% तो ध्यान रखना है स्टाफ पर, स्टाफ की सैलरी जो भी है। 40% जो है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, 40% जो किताबें हैं और भी रीडिंग मटेरियल है, क्या है दोस्तों, रीडिंग मटेरियल, और 10% जो है वो आपके अन्य हो गए। तो टोटल हो गया 100%, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब जो भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको 50%। सवाल आता है परीक्षा के अंदर, रंगारत्न के अनुसार यूनिवर्सिटी बजट में से जो है कितने % जो बजट का कितना % जो है किताबें और रीडिंग मटेरियल पर खर्च होता है। तो बजट का ध्यान रखना है 40% जो है वो किस पे होता है, किताबें और जो है रीडिंग मटेरियल पर होता है। तो रंगारत्न हैज सजेस्टेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द expenditure of a university library on these two major items to be as follows। स्टाफ पर कितना हो गया दोस्तों, 50% स्टाफ पर, बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल पर 40% एंड मिसलेनियस का मतलब होता है 10%। और भी इनके अलावा स्टाफ और इनके अलावा जो अन्य खर्चे होते हैं, चाहे फोटोकॉपी हो और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन पर 10% खर्च किया जाना चाहिए। ये रंगारत्न ने सुझाव दिया था, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं जो हैं अलग अलग लोगों ने बजट की अलग अलग परिभाषाएं दिया है। डेफिनेशंस का मतलब परिभाषाएं। बजट को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो बजट हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आर एज फॉलो। कई बार परीक्षा के अंदर जो है परिभाषा भी पूछी जाती है कि ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो मेरे बजट में से संबंधित है उसके बारे में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रेने स्टोन। तो रेने स्टोन के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बजट एक ऐसा प्रलेख है, बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमें जन आय व जन व्यय की एक स्वीकृत योजना होती है, ध्यान रखना। तो ये परिभाषा किसने दी थी भाई, रेने स्टोन ने दी है। तो बजट इज सच ए डॉक्यूमेंट, उन्होंने क्या, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इन विच देयर इज एन अप्रूव्ड प्लान फॉर पब्लिक इनकम एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है ना दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी परिभाषा आ जाए और उसके अंदर आ जाए पब्लिक इनकम एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो समझ लेना ये परिभाषा किसने दी थी, रेने स्टोन ने दी थी। ये कहीं ना कहीं सेट एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन, सेट एग्जाम था उसके अंदर ये परिभाषा पूछी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है गेस्टन जेज के अनुसार एक आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना तथा जन एवं व्यय का अनुमान है तथा कुछ विशिष्ट व्ययों को करने व आय को प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो गेस्टन जेज ने यह परिभाषा दी, एक बजट इन ए मॉडर्न स्टेट इज ए प्री कंसीव्ड notion and an estimate of public and expenditure and the right to do some specific expenditure and the receive income, ध्यान रखना। तो आपको ये परिभाषा है, जब 2-3 बार आप रजिस्टर में लिखोगे, नोट्स बनाओगे, और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बढ़िया सा नोट्स बनाइए। आज की क्लास में से एक सवाल आपको 101% आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा व्यक्ति है फिंडले सिराज, उसने क्या कहा था, संक्षेप में बजट में गत वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण, आने वाले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के अनुमान तथा घाटे को पूरा करने हेतु साधनों के मार्ग या बचत को वितरित करने के प्रस्ताव सम्मिलित रहते हैं। कि भाई अगर मान लीजिए पिछले साल घाटा हो गया तो इस बार आपका बजट थोड़ा कम बनेगा, उस हिसाब से अपन मेंटेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू Fiddler Siraj, in short, the budget includes the details of income and expenditure of the previous year and the estimates of income and expenditure for the coming financial year by the way to meet the deficit or the proposal to distribute the saving who, ठीक है ना भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 परिभाषा है, ये तीनों परिभाषा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुकी है, तो मुझे लगा कि ये आपको इम्पोर्टेंट है परिभाषा, और इनको भी आपको देखना है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बजट क्या है, बजट के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बजटिंग मेथड्स। बजटिंग मेथड्स का मतलब होता है बजट विधि। हालांकि आपके सिलेबस में 2 बजट ही दिए थे, मैंने शुरुआत में बताया था, पीपीबीएस और ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग है, लेकिन वहां पर आगे इन्होंने ईटीसी दिया हुआ है। ईटीसी का मतलब इत्यादि, इसका मतलब आपको सारे बजट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बजट बनाने में आमतौर पर निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। द फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज्ड इन बजटिंग। तो आपके ध्यान रखना है, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित बजट के प्रकार होते हैं, ये बजट की विधियां होती है। पहला होता है दोस्तों लाइन आइटम बजट, इसको अपन बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की जो क्लास में हम 2 इंपॉर्टेंट बजट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी जो 5 बजट है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला बजट है लाइन आइटम बजट हो गया, दूसरा जो बजट है लमसम बजट हो गया, तीसरा हो गया फॉर्मूला बजट हो गया, चौथा हो गया पीपीबीएस। ये आपके अभी सिलेबस के अंदर दिया हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, ये आपके सिलेबस के अंदर था। चौथा है आपके परफॉर्मेंस बजट, पांचवा है प्रोग्राम बजट, और सातवां है जेबीबी। ये भी आपका सिलेबस में। तो ये ध्यान रखना, सिलेबस में ये दोनों बजट दिए हुए हैं, लेकिन दोनों बजट के बाद आपके लिखा हुआ था ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है कि इन दोनों के अलावा भी आपको ध्यान रखना है बाकी जो 5 और बजट है, इसमें से भी सवाल आता है, इसमें से भी आता है, इसमें से भी आता है, इसमें से भी आता है, और इसमें से भी आता है। सवाल कोई भी बजट की जो मेथड में से आ सकता है, कोई भी बजट की विधि में से आ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर बनाने वाला होता है, वो कई सभी सवाल दे सकता है दोस्तों। तो आइए इसमें से आज हम 7 जो बजट के प्रकार हैं, आज हम 2 इंपॉर्टेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, बजट विधि के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो 5 जो है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो पहला जो है आपका इंपॉर्टेंट बजट जो मेथड है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीबीएस। तो पहला सवाल आपका यही सवाल बनता है परीक्षा के अंदर, और ऑलरेडी कहीं ना कहीं पुराने पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीबीएस। तो पीपीबीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो पीपीबीएस की फुल फॉर्म में ये ध्यान रखना, यहाँ पर है प्लानिंग, पी का मतलब प्लानिंग, दूसरे पी का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, और तीसरे बी का मतलब होता है, बी का मतलब बजटिंग और सिस्टम। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी इसको फुल फॉर्म याद करो तो हमेशा ध्यान रखना पीछे क्या आएगा, आईएनजी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आईएनजी आएगा। पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्रोग्रामिंग, बी फॉर बजटिंग, और एस फॉर सिस्टम। तो तीनों के पीछे क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो ध्यान रखना आपको पीपीबीएस में तीनों के पीछे क्या आता है, आईएनजी आता है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, जिसे आउटपुट बजट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि पीपीबीएस को और अन्य किस नाम से पूछा जाना जाता है। तो पीपीबीएस को क्या कहा जाता है दोस्तों, आउटपुट बजटिंग भी कहा जाता है। पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पहली बार 1961 में रेड कॉर्पोरेशन के अर्थशास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट मैकनामारा द्वारा अमेरिका रक्षा विज्ञान विभाग में पेश किया गया था। ध्यान रखना, यहाँ पर आपके सवाल बनेगा पहला कि पीपीबीएस को जो है, ये जो बजटिंग जो मेथड है, इसको कब पेश किया गया था। तो पहला सवाल बनेगा इसको कब पेश किया गया था, उसको 1961 में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको ध्यान रखना, रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा। ये दूसरा सवाल बन जाएगा आपका, रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा। और तीसरा कौन सा कॉर्पोरेशन था, ये तीसरा कॉर्पोरेशन था आपका रेड कॉर्पोरेशन, और अमेरिकी रक्षा विभाग में इसको पेश किया गया था, ठीक है। पीपीबीएस उन परियोजनाओं के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है जो कम से कम लागत के लिए संगठनात्मक लक्ष्यों की दिशा में सबसे बड़ी प्रगति लाएगा, ठीक है दोस्तों।
पीपीबीएस एक ऐसा बजट मेथड है, ये बजट विधि है जो हमेशा ये कोशिश रहता है कि हमेशा उस योजनाओं पर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है कि जिसके अंदर कम से कम लागत के लिए संगठन मजबूत हो, वो ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो, उसके लिए काम करता है। अब यहाँ पर पहला सवाल बनेगा आपका, पीपीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीबीएस की फुल फॉर्म है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। दूसरा सवाल बनेगा, पीपीबीएस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीपीबीएस को अन्य आउटपुट बजटिंग के नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल बनेगा, पीपीबीएस को इंट्रोड्यूस कब करवाया गया? तो पीपीबीएस को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1961 में। किसके द्वारा करवाया गया था? रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा। और इसको इलोबरेट किसके द्वारा किया गया था? रेड कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहां से आपके 5 सवाल बन गए, ध्यान रखना। पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, आल्सो कॉल्ड आउटपुट बजटिंग, was first introduced in USA Department of Defense by Rand Corporation economist Robert McNamara in 1961. PPBS focuses on funding those projects that will bring the greatest progress towards organization goals for the least cost. इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और हम पढ़ते हैं पीपीबीएस के बारे में। तो पीपीबीएस एक ऐसी तकनीक है जो कार्यक्रम बजट और प्रदर्शन बजट के स्रोतों को जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सवाल आएगा, कौन सा जो बजट तकनीक है जो हमेशा किसको जोड़ता है दोस्तों? एक तो प्रोग्रामिंग बजट को जोड़ता है और एक परफॉर्मेंस बजट को, ध्यान रखना। तो ये भी बजट के प्रकार है। तो प्रोग्राम बजट भी होता है, परफॉर्मेंस बजट भी होता है। अभी मैंने 7 प्रकार लिखाया था, तो ध्यान रखना। तो सवाल आएगा परीक्षा के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट तकनीकी है जो, ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग बजट को और परफॉर्मेंस बजट को आपस में जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है दोस्तों? पीपीबीएस, ध्यान रखना। तो पीपीबीएस एक तकनीक है जो कार्यक्रम बजट का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम बजट को, और प्रदर्शन बजट का मतलब क्या हो गया? परफॉर्मेंस बजट को सर्वोत्तम जोड़ता है। इस पद्धति में कुल प्रणाली की योजना सिस्टम के विभिन्न भागों और उनके प्रदर्शन के अपेक्षित स्तर पर जोर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसमें हमेशा जोर किस पे दिया जाता है? प्लानिंग पर, ध्यान रखना। टोटल सिस्टम की जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग पर हमेशा पीपीबीएस में प्लानिंग पर जोर दिया जाता है। इन सभी को पूरी प्रणाली की लागत निर्धारित करने के लिए माना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, पीपीबीएस इज ए टेक्निक विच कंबाइंस। पीपीबीएस एक ऐसा तकनीकी है जो जोड़ता है, किनको जोड़ता है दोस्तों? प्रोग्राम बजटिंग को और परफॉर्मेंस बजटिंग को। इन दिस मेथड ऑफ द एम्फासिस इज गिवन ऑन प्लानिंग ऑफ द टोटल सिस्टम। टोटल सिस्टम के प्लानिंग पर निर्भर करता है, एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड देयर एक्सपेक्टेड लेवल of performance, and all these are considered for assigning the cost of the whole system. ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, प्रोग्राम बजट और परफॉर्मेंस बजट को कौन जोड़ता है? पीपीबीएस जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? पीपीबीएस ये जोड़ता है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं पीपीबीएस के बारे में। कई बार ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, ये कार्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान और परिणामों के मापन पर जोर देता है। ये कौन? पीपीबीएस बजट, ध्यान रखना, ठीक है ना। परीक्षा के अंदर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बजट की जो विधि है वो हमेशा उद्देश्यों की पहचान और परिणामों के मापन पर जोर देता है? तो वो कौन सा है? पीपीबीएस। इट एम्फसाइज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना। मेजरमेंट्स ऑफ द रिजल्ट का मतलब होता है परिणामों के मापन पर जोर देता है। तो परिणामों के मापन पर कौन जोर देता है? पीपीबीएस, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, ये तो पहला हो गया आपका पीपीबीएस। अब हम बात करते हैं दूसरा बजटिंग मेथड जिसका नाम है ZBB। तो पहले ध्यान रखना, एक तो इसकी हमेशा कई बार परीक्षा के अंदर फुल फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों?
परीक्षा के अंदर इसकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है परीक्षा के अंदर कि ZBB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ZBB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों जीरो बेस्ड बजटिंग होती है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग पीटर ए फायर के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ध्यान रखना, ये विकसित किया गया था पीटर ए पायर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पीटर ए पायर के द्वारा विकसित किया गया है। और पहली बार 1970 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कब डेवलप किया गया था? इसको डेवलप किया गया था 1970 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक लेख में लिखा गया था। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना है JBB जीरो बेस्ड बजटिंग कब आया था दोस्तों? 1970 में आया था, ध्यान रखना। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक लेख में लिखा गया था। बाद में 1973 में उन्होंने अपनी पुस्तक जीरो बेस्ड बजटिंग एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर इवैल्यूएटिंग एक्सपेंसेस प्रकाशित की थी। ध्यान रखना। तो 3 सवाल यहाँ पर बनेंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। जीरो बेस्ड बजटिंग कब विकसित किया गया था? जीरो बेस्ड बजटिंग को 1970 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? पीटर ए पायर के द्वारा विकसित किया गया था। और 73 में उन्होंने एक किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम ये रखा गया था। तो जीरो बेस्ड बजटिंग वाज डेवलप्ड बाय पीटर ए पायर एंड फर्स्ट रिटन इन एन article in Harvard Business Review in 1970. Later in 1973, he published his book Zero Based Budgeting, a practical management tool for evaluating expenses. ठीक है दोस्तों, अब और पढ़ते हैं कि ZBB क्या है। जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग वर्तमान गतिविधियों और हर साल कार्यक्रम के प्रत्येक भाग को सही ठहराने की आवश्यकता पर जोर देता है। तो कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया आपके करंट एक्टिविटी। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये हमेशा करंट एक्टिविटी पर ध्यान देता है। आगे क्या करना है वर्तमान के हिसाब से वो बजट तैयार करता है। और ZBB को पुराने साल के बजट से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रत्येक कार्यक्रम के लिए शून्य का बजट मानता है। ध्यान रखना, हमेशा जब भी कोई बजट बनता है अगले साल के लिए, हमेशा ये बजट जीरो से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। पिछले बजट में क्या हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल नया जीरो से बजट तैयार करता है। जब तक कि कोई विनियोगकर्ता प्राधिकारी को आश्वस्त नहीं कर देता है कि कार्यक्रम सार्थक है और एक निर्दिष्ट स्तर पर समर्थन के योग्य है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ZBB जो ये बजट है ये हमेशा करंट एक्टिविटी पर जोर देता है। ZBB emphasizes current activities and the necessity to justify each part of the program every year. It assumes a budget of zero for each program until one convinces the appropriating authority that the programs is worthwhile and the deserving of support at a specified level हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम और ZBB के बारे में और चीजें हम पढ़ने वाले हैं ताकि पता चले कि भाई ZBB है क्या। तो ध्यान रखना है ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए सबसे उपयुक्त है। तो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का अगर आपको बजट निर्माण करना है तो कौन सी विधि सबसे बढ़िया है। तो 7 प्रकार की जो बजट विधि है तो सबसे बढ़िया होती है ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग। बजटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए ZBB सबसे ज़्यादा सुटेबल है। दूसरा, ZBB बजटिंग सिस्टम के लिए बजट अनुरोध को पूरी तरह से पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, हमेशा इसको रीइवैल्यूएट किया जाता है। ध्यान रखना, तो ZBB बजटिंग सिस्टम रिक्वायर्स द बजट रिक्वेस्ट टू द रीइवैल्यूएटेड थॉरली। तो इनको पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट,
वह बजट जो पिछले किसी भी वर्ष के बजट पर आधारित नहीं होती है। कौन सा ऐसा बजट है जो पिछले बजट पर आधारित नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, ZBB बजटिंग के नाम से जाना जाता है। ZBB बजट की एक खासियत है, ये कभी भी पुराने साल पर कोई आधारित नहीं होता, ये हमेशा करंट पर ही चलता, वर्तमान पर ही चलता है। द बजट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रीवियस ईयर्स बजट इज नोन एज ZBB बजट। ZBB की फुल फॉर्म क्या होती है, Z जीरो बेस्ड बजटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और ZBB का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आय और व्यय के सभी प्रस्तावों को नए सिरे से उचित ठहराने की आवश्यकता होगी। तो ZBB हमेशा वर्तमान पर ही आधारित रहता है और हमेशा जो भी इनकम है, जो भी खर्चा है, उनके जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं, हमेशा इनमें नए सिरे से शुरू किया जाता है। तो ZBB मीन्स का मतलब होता है ऑल प्रपोजल्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल नीड टू बी जस्टिफाइज एफ्रेश। इनको जो है जस्टिफाइज करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे इंडिया के जो लोग हैं हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से जुड़े हुए हैं और हमारे इस OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरीके से मुझे प्रेम और स्नेह दिया है। दोस्तों, मैं इस क्लास के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले मैंने एक छोटा सा ऐसे ही वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, राजस्थान की जो वैकेंसी आई थी। हमने उस समय राजस्थान की वैकेंसी में एक कोर्स चलाया था, उसमें हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया था। उसमें हमारा जो टॉपर है, इसका नाम है नैना सैनी, इनकी जो रैंक है, ये इनकी पूरे राजस्थान में 3rd रैंक आई थी। कितनी रैंक आई थी भाई, 3rd रैंक आई थी। और इनको कोई नहीं जानता था, जब ये टेस्ट देते थे हमारे ऐप के अंदर, सब लोग जानते थे ये टेस्ट कौन दे रही है, टेस्ट में भी इनके अच्छे नंबर आते थे दोस्तों। उसके अलावा हमने राजस्थान के अंदर 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन दिया है और ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और ये लोग इतने उत्साहित और प्रभावित हैं कि आज भी इनसे कोई बात करता है कि भाई आपने कहाँ से पढ़ा है, तो वो हमेशा ऑनलाइन स्कूल इंडिया और मेरे बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं सीधे सी बात बता रहा हूँ आपको, हम एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत रहेगी। हम आपको अच्छा से अच्छा बेस्ट कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ताकि हम आपको देते हैं ताकि आपका समय जो प्रीशियस टाइम है, कीमती समय बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जा सके। आपको घर बैठे आपको ये सुविधा दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम जो है साथ साथ मेरे आपसे भी जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर जरूर देखूंगा, ठीक है ना भाई दोस्तों। पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज बजट, के बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है दोस्तों, तो बजट होता है भावी वर्ष के लिए आय व्यय का वार्षिक अनुमान, के अगले वर्ष के लिए जो आपके जो इनकम है और आपके जो खर्चे हैं उनका जो एक वार्षिक अनुमान लगाते हैं, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, बजट होता है दोस्तों। दूसरा है ब्लैंक स्पेस, निधियों के लिए आवंटन के लिए कार्यशील डेटा के रूप में पुस्तकालयों के लिए वे मदों को कौन लेता है। तो पुस्तकालय के लिए हमेशा कौन लेता है, तो पुस्तकालय के लिए हमेशा लाइब्रेरी बजट ही जो है उनको लेता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। एक विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है भाई। एक जो यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो तैयार किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है कार्यकारी परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है पीपीबीएस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। पीपीबीएस बजट को पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1961 में। कब भाई, 1961 में। किसके द्वारा, इसके द्वारा रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा भी ध्यान रखना, इस वर्ड को भी याद रखना आपको, रैंड कॉर्पोरेशन। अगला सवाल है कौन सी बजट पद्धति कार्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान और परिणामों के मापन पर जोर देती है।
तो मैंने बताया था आपको मेजर ऑफ रिजल्ट, परिणामों के मापन पर कौन जोर देती है, ये ध्यान रखना है आपको, पीबीबीएस। तो पीबीबीएस जो ये बजटिंग है, ये हमेशा ध्यान रखना है, उद्देश्यों की पहचान और परिणामों के मापन पर जोर देती है। अगला सवाल है, कौन सी बजट प्रणाली अतीत में घटित घटनाओं पर ध्यान नहीं देती, मतलब पुरानी जो घटनाएं है उस पर ध्यान नहीं देती बल्कि वर्तमान गतिविधियों पर जोर देती है। तो वर्तमान गतिविधियों पर जोर कौन देती है भाई, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम है। इसे पुराने भूतकाल से कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा वर्तमान गतिविधि पर जोर देती है ZBBB। तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया गया था ए पीटर फायर के द्वारा। और कब डेवलप किया गया था, 1970 में डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कौन सी बजट प्रणाली सबसे उपयुक्त होती है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए हमेशा ZBBB जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली ही अच्छी रहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस बजट प्रणाली के लिए बजट अनुरोध का पूरी तरह से पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तो पुनः मूल्यांकन आवश्यकता किसकी होती है भाई, वो होती है आपके जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम में हमेशा पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता होती है दोस्तों। द बजट दैट इज नॉट बेस्ड ऑफ एनी प्रीवियस ईयर इज नोन एज, वह बजट जो पिछले वर्ष पर आधारित नहीं होता है क्या कहलाता है, तो पिछले वर्ष पर आधारित नहीं होता है, वो हमेशा करंट पर ही रहता है, वो आपके शून्य आधारित बजट कहलाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है आय और व्यय के सभी प्रस्तावों को नए सिरे से न्यायोचित ठहराने की आवश्यकता होती है। हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का अनुमान हमेशा नए सिरे से लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रंगारत्न के अनुसार पुस्तकें और अन्य पाठन सामग्री पर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के व्यय का अनुपात क्या होना चाहिए। तो रंगारत्न ने ध्यान रखना है 50% किस पर खर्च करने के लिए कहा था, स्टाफ पर, और 40% ध्यान रखना बुक्स और रीडिंग मटेरियल पर। तो इन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने यही तो पूछा है कि पुस्तकें और अन्य पाठन सामग्री पर कितने परसेंट कहा था, 40% इन्होंने कहा था। पीबीबीएस किससे संबंधित है, ये इसरो में सवाल आया था। तो पीबीबीएस ध्यान रखना ये बजटिंग से संबंधित है। किससे है भाई, ये एक बजटिंग मेथड होता है। अगला सवाल है, पीबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने कहा था सब में ING आएगा, ठीक है ना भाई। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये DUMLS एग्जाम के अंदर पूछा गया था। उसके बाद है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम पीबीएस को एलाबोरेट किया गया था। तो एलाबोरेट किसके द्वारा किया गया, आपको पता है रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा, USA के द्वारा एलाबोरेट किया गया था। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखा है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो एक पॉजिटिव कमेंट हमेशा मुझे मोटिवेट करता है कुछ नया करने के लिए। दोस्तों EMRS लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा यही आपका सुझाव है कि आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और सिलेबस को डेली 5 मिनट आप जरूर पढ़ लीजिए। आपके पास आज से 3 महीने हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम हो सके। जल्दी से जल्दी आप कोर्स कर लीजिए, क्योंकि 30 अगस्त तक आप कोर्स कर लोगे तो आपको 1 सितंबर से हम टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे और आपकी लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी हैं इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं वो आप ऐप के अंदर जाकर हमारा डेमो क्लासेस ज़रूर देखिए और उसके बाद जो ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से बात करनी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो EMRS की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपका पूरा बहुत पेपर, जर्नल और लाइब्रेरी साइंस दोनों जो पेपर है वो आपको मिलेगा। ध्यान रखना, इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी है, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ताकि आप अच्छी तरीके से टेस्ट देकर आ जाएं। क्योंकि देखो, एक सफल और असफल विद्यार्थी में ही होता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोर्स करने शुरू करेंगे, तब तक उनका क्या है कि दोस्तों सिलेबस पूरा होगा, तब तक उनका एग्ज़ाम हो जाएंगे।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको, मेरा ये टारगेट है कि आपके 30 अगस्त तक, ध्यान रखना 30 अगस्त तक पूरा सिलेबस मैं आपको करा दूंगा और 1 सितंबर से आपके लाइव क्लास और आपका मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या शुरू हो जाएगा? लाइव क्लास और मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा। मॉडल पेपर इसलिए शुरू हो जाएगा ताकि आप डेली एक टेस्ट दोगे, आप कम से कम आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद हो रहा है, और जो चीज़ें आपसे बार बार गलती हो रही है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दोगे और हमारा जो पेपर है पूरा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप इस पर कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आप हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप कभी भी जो है डेमो क्लासेस जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रहे ताकि आपका समय, जो ये प्रीशियस समय है, आपका वो समय बचा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहे। प्रेम और स्नेह के साथ मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।